राम राम साथियों, कैसे आप सभी। मैं निखिल कुमार स्वागत करता हूं आपका कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। कृष्णा क्लासेस एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं। आपने ध्यान ही होगा कि पिछले 10, 12, 15, 20 दिनों से अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपके ज्ञान के अंदर कुछ ना कुछ वृद्धि करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने यूनिट शुरू की हुई है दार्शनिक, जिसमें कुछ वीडियो मैंने पश्चिमी दार्शनिकी दी आपको, जिसमें हमने मैकियावेली, होब्स और लोक को करने का काम किया। फिर हम भारतीय के अंदर आए तो हमने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बारे में पढ़ा और आज एक महान शख्सियत को पढ़ने का हम काम कर रहे हैं, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को। थोड़ा सा मैं आपके इनके जीवन के बारे में बताऊंगा। वैसे इतनी महान शख्सियत है, इतने महान व्यक्ति है कि शब्दों में बांधना, पंक्तियों में बांधना या एक वीडियो के माध्यम से करवाना तो भाई अन्याय होगा। इनके जीवन के बारे में एक वीडियो या एक किताब या एक पंक्ति के बारे में नहीं कहा जा सकता। इन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष किया और बहुत कुछ हमारे भारत के ऊपर या भारतीय संविधान के ऊपर इनकी छाप आप देख सकते हैं। इन्हें भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर इनका नाम है और संविधान सभा के सदस्य रहे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष रहे, भारत के प्रथम विधि मंत्री रहे, राज्यसभा के सदस्य रहे और मरणोपरांत वर्ष 1990 में इन्हें भारत रत्न से अलंकृत किया गया। और भारतीय संविधान के जनक, भारतीय संविधान की जननी, आधुनिक मनु, भारतीय संविधान के शिल्पकार, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहे बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर। इनके जीवन के बारे में आपको बताने का थोड़ा सा आज कुछ प्रयास करूंगा। ठीक है, ये तस्वीर है बाबा साहेब की, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की। इनके बारे में पढ़ते हैं भी कैसा इनका जीवन रहा, क्या कुछ इन्होंने अपने जीवन के बारे में किया। इनको पढ़ते हुए एक कोट, एक इनकी पंक्ति मेरे को याद आ रही है कि इन्होंने कहा था कि मेरा जन्म एक हिंदू धर्म में हुआ या मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इन्होंने कहा कि मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ, एक हिंदू धर्म में हुआ, यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और यही इन्होंने सच कर दिखाया। अपनी मृत्यु के कुछ दिनों पहले ही इन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया, जिन्हें नव अंबेडकरवादी कहा जाता है, और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म वह धर्म है जो बाह्य आडंबर, पत्थर पूजा, नीतिवाद, कुरीतियों, पोंगापंथी, इन सब से मनुष्य को ऊपर उठाता है और अछूत के और दलित के और महिलाओं के हो रहे शोषण से मुक्ति भी दिलाता है। बौद्ध धर्म इन्होंने पढ़ा लिया। ऐसे महान शख्सियत को आज हम करने जा रहे हैं, जिन्हों कहा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक, कहीं ना कहीं इनकी जो पुस्तक थी, इनकी जो पीएचडी की थीसिस थी, प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज, जो 1923 में आई थी, कहीं ना कहीं उसके ऊपर आधारित है। भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो 1 अप्रैल 1935 को जिस बैंक की स्थापना होती है, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है भारत के अंदर, उसके बारे में पढ़ने के प्रयास करें। डॉक्टर अंबेडकर शायद ही इस स्थिति में, जिस स्थिति में अंबेडकर साहब थे, डॉक्टर साहब जिस स्थिति में थे, शायद ही कोई व्यक्ति इस स्थिति में उठकर इतना पढ़ लिया होगा। बीए की, एमए की, बहुत सी डबल पीएचडी की, डीएससी की, एलएलबी की, और यही नहीं, भारत से नहीं, विदेशों में भी जानकारी ली, विदेशों से ज्ञान प्राप्त किया। इनका ज्ञान विदेशों में छूता नहीं रहा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे, यूएसए पहुंचे, यूके पहुंचे और ज्ञान प्राप्त किया। और जब गोलमेज सम्मेलन हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो विश्व ने इनके ज्ञान को देखा। एकमात्र भारतीय थे जो दलितों के प्रतिनिधि बनकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित रहे, 1930, 1931 और 1932। और इनके योगदान से ही मैकडोनाल्ड पंचाट
रैमजे मैकडोनाल्ड जब यूके के प्रधानमंत्री वो लेकर आए थे, और बाद में पूना पैक्ट के कारण बापू से समझौता कर लिया, क्योंकि बापू आमरण अनशन पर बैठ गए थे यरवदा जेल में। उसको भी देखेंगे, वो एक अलग प्रसंग है इनके जीवन का। करते शुरुआत। आइए, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र में एक मध्यम वर्गीय या एक गरीब परिवार में हुआ था इनका जन्म। ऐसे कोई बहुत ज्यादा कुलीन या बहुत ज्यादा अमीर परिवार इनका नहीं था, एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ था। उस संयोग से इनका जन्म एक दलित और अछूत जाति की जाति में जिसे महार कहा जाता था, एक महार जाति में इनका जन्म हुआ था, जिन्हें दलित या अछूत समझा जाता था। अंबेडकर, इनके पिता कबीरपंथी विचारधारा से जुड़े हुए थे, और थोड़ा सा मिलिट्री से इनके पिता का झुकाव था। मिलिट्री में इनके पिता अध्यापक थे। ठीक है भाई, इनकी माता घर पर ही काम करती थी, हाउसवाइफ थी। ठीक है भाई, फिर आगे चलकर उन्होंने अध्ययन अध्यापन किया, पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ते थे। फिर एक समाज सुधारक ने, केलुस्कर ने बड़ोदरा महाराज से कहकर इनको 25 रुपए मासिक छात्रवृत्ति दिलवाई शुरुआत में, और बड़ोदरा के महाराज ने अंतिम समय तक इनका साथ नहीं छोड़ा और यूएसए तक भी इनको पहुंचाया, और वहां भी इनकी छात्रवृत्ति भिजवाई। फिर इनका संक्षेप में कुछ जीवन परिचय देख लेते हैं। जन्म हुआ मुंह 96 में, इंदौर मध्य प्रदेश में। उच्च शिक्षा हेतु बड़ोदरा महाराज ने आर्थिक सहायता दी, तो लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में परचम लहरा आए और वहां पर पढ़कर आए। और आते ही 1924 में बहिष्कृत हितकर्णी सभा की स्थापना करती 1924 में। 1927 में दो संघ बनाए, समाज समता संघ और समता सैनिक संघ। 1927 में ही बंबई विधानसभा के सदस्य चुने गए। 27 में ही महार सत्याग्रह कर दिया, यानी कि दलितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो घुसकर तालाब का पानी अपने हाथों से उठाकर पिया, महार सत्याग्रह किया। 1930 में बलराम मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। 1928 में दलित वर्ग शिक्षा समिति बनाई 1928 में, और 1928 में ही एक कमेटी आई थी यहां पर, साउथ बोरो कमेटी। और मैं डॉक्टर साहब की तस्वीर आप एक बार हटाता हूं, मैं साउथ बोरो कमेटी। डॉक्टर साहब ने सर्वप्रथम दलितों के हितों की बात या अंग्रेजी सरकार से साउथ बोरो कमेटी के आगे की, और साउथ बोरो कमेटी से डॉक्टर साहब ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की दलितों के लिए। लेकिन साउथ बोरो कमेटी ने इनकी बात यह नहीं मानी, और 1919 का एक्ट इसी साउथ बोरो कमेटी की अनुशंसा पर आधारित था। ठीक है, आगे चलकर 1936 में ब्रिटिश लेबर पार्टी से प्रभावित होकर इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बनाई। भारत में इन्होंने इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी बनाई, और 1942 में इसी पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ में बदल दिया, और यह इनका अंतिम दल भी था, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। और अंबेडकर जी की मृत्यु के बाद इस संघ से रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 1957 में बन गई, क्योंकि इनकी मृत्यु 1956 में हो चुकी थी, बन गई। 1944 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में भी शामिल हुए, और श्रम विभाग इनको सौंपा गया। और तीनों गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन में थे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, 31 और 1932। तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर साहब ने भाग लिया। एकमात्र भारतीय भी कहा जाता है उनको, या उन भारतीयों में से एक थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया और प्रखर होकर दलितों के बारे में मांग उठाई, और उन्होंने कहा और बताया ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश हुकूमत को, कि जिस तरह का व्यवहार आप लोग अश्वेत लोगों के साथ करते हो, काले लोगों के साथ करते हो, उससे कहीं ज्यादा गंदा व्यवहार भारत के ब्राह्मण लोग या भारत के सवर्ण जाति के लोग दलित लोगों से करते हैं, और वहां की महिलाओं से करते हैं। महिलाओं की स्थिति और दलित लोगों की स्थिति या अछूतों की स्थिति अश्वेतों की स्थिति से कहीं ज्यादा बदतर थी। यहां पर महिलाएं कोई ये नहीं कि महिला, दलितों की महिलाएं, सवर्ण जाति की भी महिलाओं की स्थिति भी बहुत ज्यादा बदतर थी भारत के अंदर। महिलाओं को किसी प्रकार का कोई अधिकार भारत में नहीं था, संपत्ति का अधिकार नहीं था, उत्तराधिकार का अधिकार नहीं था,
विधवा विवाह का अधिकार नहीं था, महिलाओं को अधिकार नहीं था। ये सारे इन सभी अधिकारों की मांग की। तब पूरे विश्व को यह पता चला कि भारत के अंदर भी एक ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो रहा है डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में जब डॉक्टर साहब ने यह बात उठाई तो सम्मेलनों के बाद एक आया सांप्रदायिक पंचाट या मैकडोनाल्ड पंचाट, जिसे यूके के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड लेकर आए थे। और जिसमें क्या था भाई, इसमें यह लिखा गया था कि दलितों को भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया जाएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत भारत में 1909 में शुरू होती है, जो मुस्लिमों के लिए आई। 1909 का पार्लियामेंटो सुधार, और इसी प्रणाली को 1919 में विस्तार कर दिया गया, जिसमें सिख, यूरोपियन और भारतीय ईसाइयों को भी शामिल कर लिया गया 1919 में। और फिर आता है मैकडोनाल्ड पंचाट। मैकडोनाल्ड पंचाट में दलितों को शामिल कर लिया गया और कहा अब से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में दलितों का भी अधिकार होगा और दलितों को भी स्थान दिए जाएंगे। लेकिन बापू ने, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और कहा कि अरे भाई, हम सर्वप्रथम अंग्रेजों ने हमको मुस्लिम और हिंदुओं को पाड़ा यहां पर कि मुस्लिमों को दे दिया सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली और हिंदू पाट दिए। फिर 1919 में सिखों को दिया, सिख भाइयों को हमसे अलग कर दिया, यूरोपियनों को दे दिया, भारतीय ईसाइयों को दे दिया, और अब ये दलितों को दे रहे हैं और दलितों को भारतीयों से अलग कर रहे हैं। यह कहकर उस समय बापू यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल में भी क्यों थे, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। क्योंकि बापू ने 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। एक नया पेज ऐड करता हूं एक बार आपके लिए। जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था ना, वो हुआ 1931 में। और इसके पहले की स्टोरी सुनेंगे। इससे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ शिमला के अंदर। 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता शिमला के अंदर, महात्मा गांधी और वायसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच। और दोनों के बीच सहमति होती है कि, और यह सहमति के बाद कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर पहुंचे महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू, और वहां पर कुछ मतभेद हो गया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, और बापू बीच में छोड़कर चले आए। जैसे ही बापू इस गोलमेज सम्मेलन से बाहर आए, बीच कर भारत में पहुंचे, इसको छोड़कर बापू को कैद कर यरवदा जेल के अंदर डाल दिया गया था। यह स्टोरी थी बापू के यरवदा जेल पहुंचने की। यानी कि जिस समय मैकडोनाल्ड पंचाट आया या जिस समय तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, बापू जेल में थे, यरवदा जेल में कैद थे। पुन्ना की यह जेल है, और इसी जेल के अंदर बापू आमरण अनशन पर बैठ गए और कहा कि जब तक दलितों के लिए ये जो किया है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ये वापस नहीं हो जाती, तब तक मैं ना कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा। और सी राजगोपालाचार्य जो आगे चलकर भारत के गवर्नर जनरल भी बनेंगे आजादी के बाद, इनकी मध्यस्थता के कारण ना चाहते हुए भी डॉक्टर अम्बेडकर ने बापू के साथ समझौता किया। इस समझौते से क्या मिला भाई, डॉक्टर को क्या मिला इस समझौते से? इस समझौते से 2 पार्टी बनी। इस समझौते में एक पार्टी थी बापू महात्मा गांधी, एक पार्टी थी डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर अम्बेडकर एक पार्टी थी। बापू डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या छोड़ा? डॉक्टर अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन प्रणाली दलितों के लिए त्याग दी, और गांधी ने स्वीकार कर लिया आरक्षण। यहां से आरक्षण का शुरुआत होता है, और इसीलिए कांग्रेस को आरक्षण दिया। कांग्रेस ने दलितों को आरक्षण दिया। बापू ने यहां पर आरक्षण स्वीकार कर लिया था कि हम आरक्षण देंगे, और यहां पर जो 45 पद थे दलितों के, उन 45 पदों को बढ़ाकर 135 पद कर दिया गया था दलितों के लिए, और आरक्षण स्वीकार कर लिया बापू ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी। कांग्रेस पार्टी और बापू ने किसको स्वीकार कर लिया? दलितों के लिए आरक्षण को। यहां पर आरक्षण जन्म होता है, और पृथक निर्वाचन प्रणाली त्याग दी डॉक्टर अम्बेडकर ने। यह था पुन्ना समझौता 1932 का। आई बात समझ में आपको? नहीं आई? आगे चल पड़ते हैं। फिर संविधान सभा का सफर देखते हैं। लोकसभा का संविधान सभा में क्या रहा? कोई अच्छा सफर नहीं रहा। सर्वप्रथम 1946 में पूर्वी बंगाल से चुने गए।
देखेंगे बात। सर्वप्रथम 1940 में जब इसके इलेक्शन हुए विधानसभा के, तो डॉक्टर साहब एक स्थान है आपका पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल की एक सीट है जैसूर कुलना। पूर्वी बंगाल की एक सीट जैसूर कुलना से डॉक्टर साहब चुने गए, और इस सीट से चुने जाने का कारण इनका साथ दिया था मुस्लिम लीग ने। लीग की सहायता से डॉक्टर साहब जैसूर कुलना से चुने गए। हुआ ये, बंटवारे के समय यह सीट चली गई पूर्वी पाकिस्तान में। भारत का विभाजन हुआ, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसके साथ एक दुख भी मिला, भारत को बंटवारा, विभाजन हुआ, और यह सीट चली गई पूर्वी पाकिस्तान में। तो डॉक्टर अंबेडकर फिर विधानसभा से बाहर हो गए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जैसा ज्ञान का दीपक, ज्ञान की ज्योति, जिसको कहा जाता है नॉलेज ऑफ द सिंबल, ज्ञान का प्रतीक जिसे कहा जाता है, वो व्यक्ति विधानसभा से बाहर हो तो काम नहीं चलेगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बंबई के प्रधानमंत्री, उस समय बंबई के प्रधानमंत्री थे बीजी खर। उस समय बंबई के प्रधानमंत्री थे बीजी खर। बीजी खर को पत्र लिखा विधानसभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और कहा कि आप अपने यहां से एक सीट खाली करवाओ और डॉक्टर अंबेडकर को विधानसभा में पूछाओ कि ऐसा नहीं हो सकता कि भारत का संविधान लिखा जा रहा हो और उस समय भारत का सबसे पढ़ा लिखा आदमी यहां से बाहर हो। ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर बीजी खर ने बंबई की एक सीट, जहां से M.R. जैकर नाम के व्यक्ति, जो आदिवासियों के नेता समझे जाते हैं, M.R. जैकर ने इस्तीफा दिया, और बंबई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर अंबेडकर उपचुनाव के द्वारा विधानसभा पहुंचे। और इस बंबई प्रेसिडेंसी से इस बार इनकी मदद की कांग्रेस ने। इस बार कांग्रेस ने इनको टिकट दी, सीट दी, और कांग्रेस की मदद से बंबई प्रेसिडेंसी से विधानसभा पहुंचे। किसकी सीट रिक्त कराई गई थी? M.R. जैकर ने इस्तीफा दिया था, और तब डॉक्टर साहब फिर से विधानसभा पहुंचे। सर्वप्रथम कहां से पहुंचे थे भाई डॉक्टर साहब? सर्वप्रथम पहुंचे थे जसूर कुलना से, लेकिन विभाजन हुआ, सीट चली गई। फिर पहुंचे बंबई से। किसकी सीट पर? M.R. जैकर की सीट पर। प्रधानमंत्री कौन थे उस समय बंबई के? बीजे खर प्रधानमंत्री थे भाई उस समय। ठीक है, ये इनका विधानसभा का सफर रहता है। फिर क्या हुआ? फिर विधानसभा में एक तारीख आती है, बड़ी ही महत्वपूर्ण तारीख है, डेट है, सभी को पता ही होगा, 29 अगस्त 1947। इस 29 अगस्त 1947 को विधानसभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक समिति का गठन करते हैं, जिसे कहा जाता है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति कहा जाता है इसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, इसको पांडुलेखन समिति कहा जाता है, इसको मसौदा समिति कहा जाता है। एक ही कमेटी के बहुत से नाम है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति विधानसभा की। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति, एक ही समिति के नाम है। समिति गठित होती है 29 अगस्त 1947 को। 7 आदमी इस समिति में थे, और अगले ही दिन 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बना दिया जाता है। ध्यान रखेंगे एक बात का, मैं एक बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत से बच्चे यहां पर कमेंट करेंगे इस वीडियो में, लेकिन मैं कमेंट करने से पहले ही आपका जवाब दे रहा हूं आपके मन में क्या चल रहा है। आपने बहुत सी किताबों के अंदर यह पढ़ा होगा कि डॉक्टर अंबेडकर को 29 अगस्त को ही ड्राफ्टिंग कमेटी का सभापति बनाया गया, लेकिन नहीं मेरे बच्चों, नहीं। मैं आपको इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं, संविधान सभा की ओरिजिनल बहस दिखा सकता हूं, जिस बहस को लोकसभा सचिवालय प्रकाशित करता है। 12 वॉल्यूम के अंदर प्रकाशित होती है और 8 पुस्तकें हैं उसकी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी, मैं दिखा सकता हूं, मैंने पढ़ी है वो। 29 अगस्त को कमेटी बनती है, समिति का गठन होता है 29 अगस्त को, और दैट टाइम अगले दिन 30 अगस्त को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर अंबेडकर को इसका सभापति या इसका अध्यक्ष बनाते हैं। अगले दिन समिति बनती है 29 अगस्त को, यह सभापति बनते हैं 30 अगस्त को। अंतर है इन बातों में, ठीक है। सभापति बन गए और काम किया। फिर 1947 में कानून मंत्री बने, विधि मंत्री बने, लॉ मिनिस्टर बने।
एक इत्तेफाक की बात आपको बताता हूं मैं। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज देश के कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। आज देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है। अर्जुन राम मेघवाल देश के कानून मंत्री हैं। देश के प्रथम दलित कानून मंत्री बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कोई दो राय नहीं, आप सबको पता है बने। अब आ जाइए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, कब की बात है ये कानून मंत्री के पद पर रहते 1947 से मोटे मोटे 1951 तक। बाद में इस्तीफा दे देते अपने पद से, इसको एक खाली साबूदानी का पद बताकर। और हिंदू कोड बिल पर पंडित नेहरू से कोई मतभेद हो जाता है इनका और इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन देश के द्वितीय दलित कानून मंत्री आज है अर्जुन राम मेघवाल। एक बात को देखेंगे आप, देश के दूसरे दलित कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल आज 2024 में। यानी कि इतने वर्षों के पश्चात देश में कोई भी दलित कानून मंत्री नहीं बना है भाई। प्रथम दलित कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरे दलित कानून मंत्री आज है अर्जुन राम मेघवाल, जो राजस्थान से आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। फिर कानून मंत्री बना दिए गए, लॉ मिनिस्टर बन गए, काम किया, अच्छा काम किया। फिर ना इन्होंने ना एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक बिल तैयार किया जिसको पारित करवाना चाहते थे, जिसे कहा जाता है हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल में महिलाओं को अधिकार देना चाहते थे, संपत्ति का, उत्तराधिकार का, तलाक का, यानी कि महिलाओं की स्थिति को ऊपर उठाना चाहते थे। लेकिन पंडित नेहरू ने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब, आप बड़े ही उदारवादी हृदय के, तार्किक, वैज्ञानिक और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप इन बातों को समझते हैं। लेकिन भारत की जनता, जहां पर साक्षरता दर बहुत कम थी, 1% लोग भी साक्षर नहीं थे, वो इस बात को नहीं समझेंगे। क्यों? उस समय भारत के लोग कुरीतियों से, प्रथाओं से, पंगापोंती से, इन सबसे प्रेम करते थे। यानी कि महिलाओं के बारे में इतनी बड़ी सोच भारत के लोगों की ना तो थी और ना ही इनको स्वीकार करेंगे। यानी कि भारत के लोग आपका विरोध कर देंगे, सरकार का विरोध कर देंगे और हमको सरकार से हाथ धोना पड़ सकता है। पंडित नेहरू के विरोध के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से वर्ष 1951 में इस्तीफा दे दिया और कहा, अगर यह बिल पास नहीं होता, अगर मैं मेरी देश की महिलाओं के लिए, मेरी माताओं, मेरी बहनों के लिए अगर मैं कोई अच्छा काम नहीं कर पाता, तो मैं इस पद पर रहने के लिए लायक नहीं हूं। उन्हें इस पद से इस्तीफा दे दिया। और आज मैं उन लोगों को एक जवाब देना चाहता हूं जो इस व्यक्ति को केवल दलितों का नेता समझता है ना, कि केवल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के नेता थे। क्या इन्होंने केवल दलितों के लिए किया? नहीं भाई, इन्होंने सबके लिए किया। जो हिंदू कोड बिल आ रहा था ना, केवल दलितों की, महिलाओं के लिए नहीं आ रहा था। वो चाहे वो महिलाएं सवर्ण जाति की हो, जनरल की हो, एससी की हो, एसटी की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी क्लास की महिला हो, सबको अधिकार मिलते उसके आने से। डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे, ये संपूर्ण वर्ग, संपूर्ण भारत के ही एक अच्छे नेताओं में से एक थे, जिन्होंने समाज को सुधारने का काम किया था। केवल दलितों के नेता डॉक्टर अंबेडकर नहीं थे। लोग या भारत की जनता या अधिकतर लोग डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों के नेता समझ लेते हैं, केवल दलितों का नेता इन्हें मान लिया जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ चलते हैं। फिर 1952 में देखिए, वो कहा जाता है ना कि जब व्यक्ति एक बहुत ज्यादा पढ़ लेता है, बहुत ज्यादा लिख लेता है, तो बहुत ज्यादा बोल नहीं पाता। वो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोल नहीं पाता। यही बात हुई डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ और यही बात हुई डॉक्टर अंबेडकर के साथ। डॉक्टर अंबेडकर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे वर्तमान प्रधानमंत्री की तरह, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौनी बाबा कहा जाता था। डॉक्टर अंबेडकर ही बहुत अधिक बोलते नहीं थे, तार्किक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्ष, विवेकशील बातें करते थे, जिस कारण 1952 में लोकसभा का चुनाव लड़ा और चौथे नंबर पर आए, हार गए व्यक्ति। 1952 में लोकसभा का चुनाव लड़ा बंबई उत्तर कक्षीय क्षेत्र से, बंबई से, और हार गए। उनकी पार्टी वही शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से हार गए।
चौथे नंबर पर आए। फिर 1954 में बांद्रा से लोकसभा चुनाव लड़ा, फिर हार गए। फिर अंतिम समय में 1952 में राज्यसभा के सदस्य चुन लिए गए। 1952 में कहां पहुंच गए? राज्यसभा, जिसे विद्वानों का सदन कहा जाता है, उच्च लोगों का सदन कहा जाता है, जिसे उच्च सदन कहा जाता है, वहां पर पहुंच गए। राज्यसभा 1952 में डॉक्टर अम्बेडकर पहुंच गए थे। ठीक है। क्रिस्टोफर जेफरला, बड़े ही आराम से मैं करा रहा हूं आपको, वीडियो भले ही लंबी हो सकती है लेकिन ज्ञान कतई ही कम नहीं होगा। इस वीडियो में ज्ञान भरपूर है, कंटेंट भरपूर है। एक व्यक्ति का नाम आपके सामने आया है, क्रिस्टोफर। इसका नाम आएगा, एक दो बार और आएगा इसका नाम, क्रिस्टोफर जेफरला का। इन्होंने भारतीय विचारकों के बारे में लिखा है और इसने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक असफल व्यक्ति है। डॉक्टर अंबेडकर को असफल व्यक्ति कहा क्रिस्टोफर जेफरला ने। कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक असफल व्यक्ति है। बोला भाई कैसे असफल व्यक्ति है? बोला देखो भाई बात करो, डॉक्टर अंबेडकर जब आजाद नहीं हुए थे तो दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल नहीं दिला दिया, तो बाद में बापू से समझौता कर लिया। जब भारत आजाद हो गया तो हिंदू कोड बिल जिसे पारित करवाना चाहते थे नहीं करवा पाए। फिर बाद में खुद की एक पार्टी, खुद का एक दल, जिसके नीचे दलित इकट्ठा हो सके, दलित अपनी मांग उठा सके, एक मंच पर दलितों को एकत्रित नहीं कर पाए। यानी कि अस्पृश्यों का, दलितों का प्रतिनिधित्व डॉक्टर अंबेडकर नहीं कर पाए, यह बात क्रिस्टोफर जेफरला ने कही। और कहीं ना कहीं हमको भी अगर तथ्यों पर बात करें, फैक्ट पर बात करें, तो हमको भी कहीं ना कहीं यह बात प्रतीत होती है। जिस समय डॉक्टर अंबेडकर जीवित थे उस समय इतने महान या उस समय इतने प्रसिद्ध नहीं थे जितनी प्रसिद्धि इनके मृत्यु के पश्चात हुई है। जब इनकी मृत्यु हुई तब दलितों को यह पता चला कि एक महान व्यक्ति हमने खो दिया है, एक ज्ञान का दीपक हमने खो दिया है। यह कहना क्रिस्टोफर जेफरला कहता है इनके बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में कहता है। इनकी पुस्तक भी आई थी, लिखेंगे डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी, 2005 में पुस्तक आई थी, आपसे पूछ ले तो। डॉक्टर अंबेडकर एंड अनटचेबिलिटी 2005, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में पुस्तक आई थी इनकी। ठीक है भाई। फिर राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में आया, फजल अली आयोग, उसके सामने भी कुछ अपनी मांगे रखी, अपनी राय दी और पुस्तक भी लिख दी, लैंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया, देखेंगे आगे चलकर। और कहा कि मेरे 3 आदर्श है। पंडित जी कलम पढ़ रहे थे, नेहरू जी पढ़ रहे थे, जवाहरलाल ने कहा था कि मेरे 3 आदर्श है। मेरे पिता मोतीलाल नेहरू, बापू और रविंद्रनाथ ठाकुर। जवाहरलाल ने अपने 3 आदर्श बताए थे, मोतीलाल नेहरू को, बापू को और रविंद्रनाथ ठाकुर को। उसी वक्त, उसी समय डॉक्टर अंबेडकर भी कह रहे कि मेरे 3 आदर्श है, गौतम बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि मेरे 3 आदर्श है, गौतम बुद्ध जिसने बुद्ध धर्म या बुद्ध एक पंथ या बुद्ध एक धर्म, जो भी आप इसे समझे, उसे चलाया, गौतम बुद्ध जिसे सिद्धार्थ कहा जाता था। कबीर जो आपके यूजीसी के सिलेबस में है, जिनमें मैं कराऊंगा आपको। और ज्योतिबा फुले जिसने एक जीवंत रचना लिखी, गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले। इनके आदर्श बताए इन्होंने, ये मेरे आदर्श है। ठीक है भाई। अंबेडकर ने कहा कि अगर मुझे लगता है संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो इस संविधान को जलाने वाला मैं प्रथम व्यक्ति होऊंगा। अराजकता का व्याकरण पढ़ेंगे आगे चलकर। कुछ पुस्तकें यानी कि बहुत सारी पुस्तकें लिखी अपने जीवन के अंदर, और बहुत सारी कई हजार पुस्तकें जीवन के अंदर पढ़ी है इस महान व्यक्ति ने। कुछ पुस्तकें रानाडे गांधी व जिन्ना 1913 में लिखी, कास्ट इन इंडिया 1917 में लिखी, स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज 1918 में लिखी। महत्वपूर्ण पुस्तक कॉपी लिखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज 1923 में लिखी, जो उनकी पीएचडी की थीसिस भी थी, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज। इसी बुक के आधार पर आरबीआई की स्थापना होगी आगे आने वाले समय 1 अप्रैल 1935 को। एक कानूनविद ही नहीं, अर्थशास्त्री भी थे डॉक्टर अंबेडकर, समाज सुधारक भी थे, अर्थशास्त्री भी थे, कानूनविद भी थे, न्यायविद भी थे और समाज सुधारक भी थे। प्रॉब्लम ऑफ रुपी लिखी 1923 में, जो इनकी पीएचडी का विषय था, पीएचडी की थीसिस थी, जो एक पुस्तक के रूप में भी छपी
और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, जाति का बीज नाश, 1936 में पुस्तक लिखी, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। फिर लिखी थॉट ऑन पाकिस्तान 1940 में, थॉट ऑन पाकिस्तान, और पाकिस्तान का समर्थन कर दिया था, कहा कि हमें एक ना एक दिन पाकिस्तान को अलग करना पड़ेगा, पाकिस्तान को बनाना पड़ेगा, जो आगे चलकर सिद्ध हुआ। हमें काफी पीड़ा हुई, काफी दुख हुआ, काफी दर्द हुआ, लेकिन हमें हमारे एक टुकड़े को हमसे अलग करना पड़ा 15 अगस्त 1947 को। थॉट ऑन पाकिस्तान 1940 में डॉक्टर साहब ने बात पहले ही कह दी थी। गांधी एंड गांधीज्म 1943, और एक जबरदस्त बुक, एक बार जीवन में जरूर पढ़ेंगे, एक बार जीवन जरूर पढ़े, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, 1945। गांधी और कांग्रेस ने दलितों के लिए क्या किया? वो गांधी को सवर्णों का नेता कहते थे और कांग्रेस को सवर्णों की पार्टी कहते थे। भाई गांधी और कांग्रेस ने सवर्णों के लिए, गांधी और कांग्रेस ने दलितों के लिए क्या किया? ये तो सवर्णों की पार्टी है। और एक महत्वपूर्ण पुस्तक हु वर द शूद्रास 1946। शूद्र कौन है, कहां से आई है शूद्र? अभी विचार करेंगे, इस अभी कुछ समय बाद ही विचार करेंगे हु वर द शूद्रास। स्टेट एंड माइनॉरिटीज 1947 पुस्तक आई इनकी, स्टेट एंड माइनॉरिटीज 1947। एंड पुस्तक और आई द अनटचेबल्स हु वर दे। अछूत कौन है, कहां से आए और कैसे बनेंगे अछूत? द अनटचेबल हु वर दे एंड व्हाई दे बिकम अनटचेबल। क्यों बनेंगे अछूत, क्यों है ये अछूत? 1948 में पुस्तक आई। और दलितों के बौद्ध धर्म की तरफ जो झुकाव हो गया था ना, इसी कारण ब्राह्मणों ने इनको शूद्र घोषित कर दिया, अछूत घोषित कर दिया। देखेंगे इस बात को। थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट, इन्होंने कहा कि भाषाई राज्य, डॉक्टर साहब ने कहा भाषाई राज्य भारत की राष्ट्रीय एकता में बाधा नहीं बल्कि सहारा देते हैं। भाषाई राज्य को गठित करने पड़ेंगे। और इसी बात को पंडित नेहरू ने उस समय तो नहीं माना, लेकिन पंडित नेहरू ने बाद में माना, और बाद में जितने भी राज्य है भाषा के आधार पर ही गठित हुए हैं। चाहे आप आपके प्रिय राज्य हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, और भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की बात कर लीजिए, और अंतिम राज्य तेलंगाना जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, वो भी भाषा के आधार पर अलग होकर बना है। थॉट ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट 1955 में पुस्तक आई। फिर हिंदुइज्म की पहेलियां 1956 में पुस्तक लिखी थी, हिंदुइज्म की पहेलियां, द बुद्ध एंड हिज धम्मा 1957। द बुद्ध एंड हिज धम्मा जो उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित होती है, द बुद्ध एंड हिज धम्मा 1957 में आती है। एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। क्या भारतीय फेडरेशन है? देखिए, फेडरेशन की कुछ 8 विशेषताएं होती है। भारत उन 4 विशेषताओं को तो पूरा करता है, लेकिन बाद की 4 को पूरा नहीं करता। यानी कि भारत में आधा है आधा नहीं है, तो हम इसको यूनियन कह देते हैं। भारत एक यूनियन ऑफ द स्टेट है, जो संविधान का अनुच्छेद 1 भी कहता है। तो पुस्तक का नाम है फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम। और एक इनकी जीवनी का नाम है, जो शायद आपने कभी अगर पेपर में पूछ भी ले ना, तो तुक्का भी नहीं लगा पाओगे कि ये इनकी जीवनी होगी। वेटिंग फॉर ए वीजा इनकी जीवनी का नाम है। वीजे का इंतजार करता हुआ एक व्यक्ति, वेटिंग फॉर ए वीजा, वीजे का इंतजार इनकी जीवनी है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, वेटिंग फॉर ए वीजा। जैसे बापू क्या ऑटोबायोग्राफी में क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इनकी जीवनी का नाम है वेटिंग फॉर ए वीजा। ये कुछ पुस्तकें, और भी बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने अपने जीवन के अंदर लिखी है। मैं सारी नहीं बता रहा। मैंने वीडियो को शुरुआत में ही कहा कि इतने महान व्यक्ति, इतनी महान शख्सियत है कि एक वीडियो के माध्यम से इनके जीवन को पूर्ण करना और अंत में यह कह देना कि ये मैंने डॉक्टर अम्बेडकर करवा दिया, बहुत ही अन्याय होगा इस व्यक्ति के साथ। बहुत लंबा और बहुत संघर्षपूर्ण का जीवन रहा है। कुछ समाचार पत्र भी है, लिखो मूक नायक और बहिष्कृत भारत,
मूक नायक 1920 में निकला और बहिष्कृत भारत 1927 में निकाला इन्होंने, और दोनों मराठी भाषा में निकलते थे। आपको एक चीज याद आ रही होगी, एक सभा की भी स्थापना करी थी, बहिष्कृत हितकर्णी सभा, और दोनों पत्र किस भाषा में निकालते थे? मराठी भाषा में निकालते थे। मूक नायक 1920 में निकाला और बहिष्कृत भारत 1927 में निकाला। और एक और निकाली इन्होंने पत्रिका समता, इक्विटी, समता एक इनकी पत्रिका थी और ये 2 पत्र थे। मूक नायक तो अभी भी निकलता है भाई, अगर आप थोड़े से सजग हो समाज के प्रति तो मूक नायक अभी भी निकलता है, कुछ लोग अभी भी निकालते हैं मूक नायक को। इसकी शुरुआत डॉक्टर अम्बेडकर ने 1920 में की थी। ठीक है भाई, एक वीडियो और ले आऊंगा मैं इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में। अभी हमने इनके जीवन को ड्रॉ करने का प्रयास किया, इनका जीवन परिचय किया। एक वीडियो कल और लेकर आता हूं आपके लिए, जिनमें पढ़ेंगे कि इनका किस प्रकार के व्यक्ति थे, किस प्रकार के इनके विचार थे और क्या ये सोचते थे। आज मैंने आपको इनके जीवन के बारे में बताया, कैसे इनका जीवन रहा, इनकी पुस्तकें, इनके पत्र, इनकी पत्रिकाएं, इनके जीवन का संघर्ष। और एक अध्यापक वर्ग पर, एक शिक्षक वर्ग पर सदा ही एक लालसन रहेगा, अध्यापक वर्ग और एक शिक्षक वर्ग पर सदा ही एक लालसन रहेगा कि उन्होंने, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग के क्यों ना, उन्होंने एक ज्ञान के दीपक को कक्षा से बाहर रखा। यह ज्ञान का दीपक, सिंबल ऑफ नॉलेज, कक्षा से बाहर बैठकर पढ़ता था, फिर भी इसने भारत के संविधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, आधुनिक मनु कहा जाता है और 20वीं सदी का शिल्पकार कहा जाता है इस व्यक्ति को। शिक्षक वर्ग पर सदा ही एक लालसन तो रहेगा ही भाई कि उन्होंने ज्ञान के दीपक को कक्षा से बाहर रखा, नीचे बैठाया, फिर भी सबसे टॉप कर गए। इसलिए कहा जाता है कि समाज की बेड़िया या आपकी स्थितियां, आपकी कोई भी स्थिति हो सकती है, आपकी कोई भी स्थिति हो सकती है। डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते थे ना, जिस ब्रिटिश लाइब्रेरी में हाथ में बन यानी कि एक ब्रेड रखते थे जेब के अंदर, सारा दिन पढ़ते, और जब भूख लगती, रोटी नहीं खाते थे, वो ब्रेड का एक टुकड़ा जेब के अंदर रखते थे, 1-2 रुपए का आता था उस समय, वो ब्रेड का टुकड़ा खाया और पढ़ना शुरू कर देते थे। 16 घंटे 18 घंटे लगातार पढ़ते रहते थे, समय का पता नहीं चलता था। एक छोटी सी स्टोरी एक साझा करता हूं इनकी। एक बार भारत में ही थे, पढ़ रहे थे बहुत ज्यादा, इनका जो नौकर था या जिनका जो घर में खाना बनाना या सफाई करता था, वो रात में शायद 10 या 11 बजे का समय था। उन्होंने कहा कि अब मैं जा रहा हूं और मैं सुबह आऊंगा सर, मैंने आपके लिए खाना बनाकर गर्म कर कर रख दिया है, आप खाना खा लेना, कहीं खाना ठंडा ना हो जाए आपके लिए, आप ये खाना खा लेना। बाबा साहब ने ये बात सुनी, पता नहीं सुनी, लेकिन जो इनका वो नौकर था वो दरवाजा बंद कर कर और बाहर चला गया। उनको सुबह आया 9-10 बजे और आकर देखा कि बाबा साहब अभी भी पढ़ रहे हैं। रात को 10-11 बजे गया तब पढ़ रहे थे और आया उस समय भी पढ़ रहे हैं, और आकर उनके पैरों पर हाथ लगा दिया। बाबा साहब वैसे कुत्ता था, उसका नाम टॉमी था, उन दिनों कुत्ता रखते थे, टॉमी नाम था, और उनको लगा कि टॉमी है, कुत्ता है। उन्होंने कहा कि टॉमी बस शरारत मत करो। फिर उस नौकर को आइडिया लगा और फिर रसोई में जाकर देखा खाना का ऐसा ही रखा हुआ था जहां वो रख कर गए थे। यानी कि बाबा साहेब उस कुर्सी से नहीं उठे, सारी रात उसी कुर्सी पर बैठकर पढ़ते रहे और उनको पता नहीं चला समय कब सुबह हुई, कब बारिश हुई, कब उनका नौकर गया और तैयार होकर सुबह वापस भी आ गया। फिर बाबा साहब ने, उस नौकर ने बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब क्यों इतना संघर्ष करते हो, क्यों इतना पढ़ते हो? तो उन्होंने एक बात कही थी जो मैं आज आपको बताता हूं, बस मैं वीडियो को अंत कर रहा हूं ये बात कहकर, कि कहते थे कि मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जाकर पढ़ रहा हूं, कि मेरा सारा समाज सो रहा है, सोया हुआ है मेरा समाज, शिक्षा से भी सोया हुआ है, अधिकारों से भी सोया हुआ है, अपनी मांगों से भी सोया हुआ है, हर प्रकार से मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मैं रात को जाग कर पढ़ रहा हूं। जिस दिन मेरा समाज उठ जाएगा, पढ़ने लगेगा, अपने अधिकारों की मांग करने लगेगा, संगठित हो जाएगा, उस दिन मैं पढ़ना बंद कर दूंगा। इस प्रकार की शख्सियत थी डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर, भारत रत्न,
आज कुछ इनके जीवन के बारे में पढ़ा, शायद आपको कुछ ना कुछ आप मोटिवेट हुए होंगे इनके जीवन के बारे में, कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर प्राप्त किया होगा इस वीडियो के माध्यम से। एक और वीडियो लेकर आता हूं मैं थोड़ी देर में या कल, जब भी मेरे को समय लगेगा, और एक अलग वीडियो के माध्यम से इनके विचार, किस प्रकार के इनके विचार थे, किस प्रकार का इनका व्यक्तित्व था, क्या ये सोचते थे, क्या ये लिखते थे, उनको समझेंगे। एक शायद 1 घंटे की वीडियो और बनेगी, मैं जल्दी नहीं करूंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं यहीं पर कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ऑफलाइन भी मैं यहीं पर रहता हूं और ऑनलाइन भी, ठीक है सर। नमस्कार।